नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं टैक्स की। जितना भी टैक्स है, कौन से पॉइंट पे कितना टैक्स यहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाइड कर देते हैं। क्रिप्टो पे कितना टैक्स, कौन सी सिचुएशन में कितना टैक्स और कब कितना टैक्स। वीडियो को पूरा दिखिएगा। ट्रेडिंग करते हो फॉरेक्स में, ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो में, सैलरी आ रही है क्रिप्टो में, प्रॉप फॉर्म में काम कर रहे हो, सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर करके जाऊंगा। तो हर बार की तरह बार बार नहीं बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपना कमेंट नीचे छोड़ना मत भूलना, क्योंकि उसी कमेंट के बिहाफ पे मैं वीडियो लेकर आता हूँ। सबसे ज्यादा जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट टैक्स के ही मिले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड हमारे पास ये है कि हम क्रिप्टो बाय करते हैं। किसके लिए? दो जगह के लिए बाय कर सकते हैं, प्रॉप फर्म के लिए बाय कर सकते हैं या ब्रोकर डिपॉजिट के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक, हम दो जगह के लिए क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, या तो प्रॉप फर्म के लिए बाय कर रहे हैं या क्रिप्टो को डिपॉजिट करने के लिए बाय कर रहे हैं। तीसरी जगह तो हमारे पास है ही नहीं कुछ भी इनमें से बाय करने की। तो भैया सीधी सीधी बात है, इन दोनों में जब भी हम क्रिप्टो बाय करने जाएंगे तो हम देखेंगे हमारी डेली ट्रांजैक्शन कितने की है। यानी अगर हम P2P पे जा रहे हैं या बाइनेंस पे जा रहे हैं या थर्ड पार्टी खरीद रहे हैं या किसी से बैंक ट्रांसफर के थ्रू खरीद रहे हैं, तो हमारी ट्रांजैक्शन कितने की होगी। अगर हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे 10,000 रुपीज से ज्यादा है, अगर हमारी ट्रांजैक्शन 10,000 रुपीज से ज्यादा है, तो हमें इस ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% का TDS डिपॉजिट करना है। अब ध्यान से सुनना इस बात को कि हमें 1% का TDS डिपॉजिट करना है। किसको करना है? बायर ऑफ USDT को डिपॉजिट करना है। लेकिन इसके कंडीशन है, जब आप क्रिप्टो डिपॉजिट करने जाएंगे, 1% का TDS डिपॉजिट करने जाएंगे, तो यहाँ पे पैन नंबर अवेलेबल होना चाहिए। अगर पैन नंबर अवेलेबल है तो ठीक, आप TDS की रिटर्न फाइल कर दो, TDS डिपॉजिट कर दो। सिंगल ट्रांजैक्शन का, हर ट्रांजैक्शन का TDS आपको फाइल करना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, इन केस दिस पैन नंबर इज नॉट अवेलेबल, देन ये जो रेट है ये बढ़ के हो जाएगा 20%। यानी जब भी हम क्रिप्टो बाय करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारा पैन नंबर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो हम 1% जमा करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो हम 20% जमा करेंगे। इस बात को हमें खास तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा नोटिस आने वाले हैं आप लोगों के पास। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर यही काम रह गया है क्या सरकार को? हाँ भैया, इसका सेपरेट डिपार्टमेंट है, TDS का सेपरेट डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स अपने आप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो दोनों में से आपके पास कहीं से भी नोटिस आ सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर हम तो प्रॉप फर्म को बाय करते हैं, प्रॉप फर्म को बाय करते हैं, यहाँ पे हम TDS का तो हमारे पास दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट पे कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI से। हाँ भैया, आपको TDS जमा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब आप प्रॉप फर्म पे जा रहे हो और वहां पे अपने डेबिट कार्ड से पे कर रहे हो, तो याद रखना आप USDT नहीं खरीद रहे, इंस्टेड आप USD की पेमेंट कर रहे हो। आपने अपनी कभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंक स्टेटमेंट उठा के देखी होगी, तो आपको ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी कि आपने USDT नहीं बल्कि USD परचेज करे हैं, तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पे है नहीं। जब तक आप क्रिप्टो नहीं खरीदोगे तब तक ये चीज नहीं आएगी। आज मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूंगा कि फ्यूचर, क्रिप्टो फ्यूचर, बहुत सारे लोग क्रिप्टो फ्यूचर की बात कर रहे थे, उसको कैसे टैक्सेबल करना है। अब इसके बाद बात आती है कि सर बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि हमने यहाँ पे बाइंग तो करी हमने क्रिप्टो, उसको हम ले गए मुद्रेक्स में, उसको हम ले गए XNS में, और यहां से हमने ट्रेड किया
और इसी रूट से हम वापसी यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे लाके हमने सेल कर दिया। भैया सेलिंग टाइम की हम बात नहीं कर रहे अभी, यहाँ पे समझो जब भी आप ये क्रिप्टो बाय करेंगे एक्सचेंज से या P2P से, तो आपकी यहाँ पे सिर्फ लायबिलिटी टीडीएस की आती है। और ये टीडीएस इसलिए काटा जाता है ताकि सरकार ये ट्रेस कर पाए कि किसी ने आपको ये क्रिप्टो बेचे हैं, तो उससे डिटेल मांगी जा सके कि आप बताओ भैया आपने कहाँ से खरीदे और आपने ये जो सेल आउट करे हैं इस ट्रांजेक्शन में आपको क्या लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आ जाइए, आके हमारा टैक्स पे करिए। सिर्फ इसलिए ये टीडीएस के प्रोविजन को लाया जाता है। लेकिन अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं होता, इट मीन्स आपने अनट्रेस ट्रांजेक्शन कर दी है, इसका मतलब उसका जो टैक्स बनता है वो हम आपसे ही वसूल लेते हैं, आपसे ही ले लेते हैं, क्योंकि हम उसको तो ढूंढ नहीं सकते, उसकी डिटेल तो आप दे नहीं रहे, तो आपसे ही हम ये डिटेल ले लेते हैं कि ये जो टैक्स बना है इसको हम आपसे ही वसूल लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे सर देखो हमारा यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है कि हम क्वार्टेक्स में ट्रेड करते हैं या हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर में जब आप ट्रेड करने जाते हैं, जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करने जाते हैं क्रिप्टो के, तो आप एक सिंपल बात को आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर आप बाय करने के लिए सबसे इनिशियल INR को आप कन्वर्ट करके डिपॉजिट मारते हैं USDT में। ये ट्रांजैक्शन बाय और सेल वाली फ्यूचर की ये ट्रांजैक्शन अलग है, लेकिन ये भी VDA है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट एज सेम होगा कि आप ब्रोकर के पास काम कर रहे हो, एक्सचेंज के पास काम कर रहे हो या प्रोफर्म से पैसा निकाल रहे हो, उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट सेम है, ये VDA में कवर्ड होगा, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को आपको सेपरेट रिपोर्ट करना है और ये डिपॉजिट वाले ट्रांजैक्शन को आपको सेपरेट रिपोर्ट करना है। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मैंने INR डाला है, आपने क्रिप्टो ही डाला है और आपको क्रिप्टो के बिहाफ पे ही टैक्स भरना है, ये आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा बाइंग सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम क्रिप्टो बाय करने जाएंगे, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से करने जाएं, तो हम ये एक्टिविटी करेंगे। अब XNS में हम तो सर क्रिप्टो बाय ही नहीं करते, हम तो उनके पेमेंट गेटवे से सेलेक्ट करते हैं और थर्ड पार्टी पेमेंट कर देते हैं। बहुत बढ़िया करते हो भाई, वो इरेगुलर ट्रांजैक्शन है। आप एक बात समझो, अगर एक एक्सचेंज है और वो कहता है आप मेरी इंडियन कंपनी SR लिमिटेड में ये पे कर दो और मैं आपको यहाँ पे क्रेडिट दे दूंगा, इसका मतलब तो आप डायरेक्टली सरकार से चोरी कर रहे हो। इसका मतलब आप डायरेक्टली सरकार को ये बात बोल रहे हो कि भैया मैंने गलती कर दी है, मैं गलती कर रहा हूँ। आपका बैंक अकाउंट जो P2P में फ्रीज हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने इसके अकाउंट में जो पेमेंट करी है, ये अकाउंट में कुछ इरेगुलर एक्टिविटीज हुई हैं या इस अकाउंट में कुछ इरेगुलर हुआ है, ये अकाउंट डिटेक्ट हुआ है, तो इसके ट्रेंचेस जितने भी निकलेंगी, इससे जितने भी लेन देन हुए होंगे, वो सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। आपको बुलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन क्यों करी थी, कहाँ ले गए हो, क्या किया है, कैसे किया है, कब किया है, सबकी पेपर ट्रेल दे दो। तो XNS का आपको क्लियर हो गया होगा, P2P क्लियर हो गया होगा, बाइंग क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं सेलिंग पे, द मेन पॉइंट, क्योंकि टैक्स तो यहीं लगना है ना, ये तो सिर्फ TDS की बात थी। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं तो 6 महीने में 1 लाख USDT ही बाइंग करी है, या मैंने तो प्रॉप में काम किया है, उसमें मैंने 500 USDT का कोई चैलेंज खरीदा था और मैंने 10 ट्रांजेक्शन में किया है, 100 USDT करके मैंने USDT बाइंग करी है। बहुत बढ़िया किया आपने, TDS आपने बचा लिया। अब आपने TDS तो बचा लिया है, अब आते हैं रूट्स पे। सबसे पहले हम ये समझते हैं, हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन है, वन इज ब्रोकर, सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रॉप फंडिंग, थर्ड ऑप्शन क्या है। सर तीसरा ऑप्शन कहां से निकल के आया भाई, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसको साथ में कवर कर लेता हूं। इसमें हम कह देते हैं अदर्स, फॉर एग्जांपल एफिलिएट, सैलरी और अदर्स। किसी और चीज की पेमेंट आपने ले ली, फॉरेन में कोई सर्विसेज दी थी, ठीक। 3 चीजें हो गई, एक हमारा हो गया प्रॉप, ब्रोकर और अदर्स। अब हमारा सीन क्या बनता है, अगर आप ब्रोकर के पास काम कर रहे हो
एक्सचेंज के पास काम कर रहे हो, फ्यूचर में काम कर रहे हो, आप किसी भी चीज में काम कर रहे हो, एनीथिंग एनीथिंग, पेयर हो, कुछ भी हो, उसको स्क्रिप्ट वाइज बनाओगे, स्क्रिप्ट वाइज बनाएंगे और उसकी ट्रांजैक्शन पे हर स्क्रिप्ट की ऑल ट्रांजैक्शन को एग्रीगेट करके उसके ऊपर हम 30% प्लस 4% सेस पे करेंगे। ये आप करेंगे ब्रोकर ट्रांजैक्शन में। इसमें कुछ भी अदर देन नहीं है, चाहे आपने फ्यूचर में काम किया, चाहे आपने बीटीसी में काम किया, बीटीसी के फ्यूचर में काम किया, चाहे आपने इथेरियम के फ्यूचर में काम किया, चाहे आपने ऑप्शंस में काम किया, चाहे आपने किसी भी चीज में काम किया हो जिसके आगे टोकन लग गया, जिसके आगे क्रिप्टो करेंसी लग गई, वो वीडीए में कवर हो गई। आपको ये समझना पड़ेगा, वो चीज वीडीए में कवर हो गई और वो टैक्सेबल हो गई। भैया किसी से भी पूछ लेना, आपके लोकल सीए से आप पूछ लेना, आप दुनिया में किसी से पूछ लेना, जो मैं बता रहा हूं वो मैं एक्ट में से ही बता रहा हूं। कल को आपके ऊपर नोटिस आएगा तो वो बंदा एक्ट ही लेके बैठा होगा, मैं नहीं होऊंगा, आप नहीं होगे, आपका लोकल नहीं होगा, आपकी नॉलेज नहीं होगी, आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आज आपको ये चीज पता है कि ये ऐसा होना है। अब आते हैं दूसरी बात पे। हमने बात करी थी दूसरी, प्रॉप फंडिंग। प्रॉप फंडिंग, हाँ जी, प्रॉप फंडिंग। प्रॉप फंडिंग में हमारे दो मैटर आते हैं। नंबर 1, इसका बिल इनवॉइस, जो कई लोग आरए, आरजी, कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग, डैश 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 डैश, इस तरीके का कोई बिल अवेलेबल है, आपके साथ जो ट्रांजैक्शन करी है उसकी रिसीव्ड मैटर नहीं करती, चाहे आपके अकाउंट में आई, चाहे आपके बैंक में आई, चाहे आपको क्रिप्टो से दी गई, चाहे आपको यूएसडीटी से दी गई, चाहे आपको यूएस से दी गई, या आपको कहीं से भी दी गई हो, क्या इसकी कोई रिसिप्ट अवेलेबल है? अगर है तो ये नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा। अगर आपकी प्रॉप फर्म आपको बिल प्रोवाइड नहीं देती है, अगर आपकी प्रॉप फर्म आपको बिल नहीं देती है, तो भी इसको अदर बिजनेस में मानना आपको पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप स्लैब दोनों में लोगे, स्लैब बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे आप एक्सपेंस क्लेम कर पाओगे, एक्सपेंस को क्लेम कर पाओगे, क्योंकि ये ट्रीट हुआ है नॉर्मल बिजनेस और ये ट्रीट हुआ है अदर बिजनेस। यहाँ पे आप एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर पाओगे, स्लैब बेनिफिट आपको दोनों में मिल जाएगा। ये आपकी रेगुलर बिजनेस इनकम होगी। विड्रॉल कैसे मेथड में, किस मेथड से कब लेना है, इसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बना रहा हूं, उसकी मैं पूरी रिसर्च पेपर के साथ आपको बताऊंगा। ये जो दुबई रूट चल रहा है ना, इसके फ्लॉज बताऊंगा, गाइड कर दूंगा आपको कि आपको कोई 2.5 लाख रुपए लेके दुबई भेज रहा हो ना, तो आप मेरी वीडियो दिखा देना उसको पता लग जाएगा उसके साथ क्या हो रहा है। कल को जेल में डाल देंगे उठा के, दुबई वाला रूट ले मत लेना। वीडियो आ रहा है, देखते जाओ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना भैया। अदर बिजनेस में ये मानी जाएगी, दोनों ही तरीके में आपको 30% का टैक्स देना है। यहाँ पे आपको फ्लैट देना है जब आपका स्लैब क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपको नॉर्मल बिजनेस के तरीके से देना है कि आपका हो जाएगा। लेकिन इन दोनों चीजों में एक और मिसलीडिंग चीज है जो मैं आपको यहाँ पे आज क्लियर कर देता हूँ, जो आपको पूरे YouTube पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि यहाँ पे है। हमने बात करी प्रॉप के दो बिल अवेलेबल, बिल नॉट अवेलेबल। अब ये दोनों ही केस में, इन दोनों ही ट्रांजैक्शन में, इन दोनों ही सिनेरियो में आपकी ट्रांजैक्शन ईयरली 20 लाख क्रॉस कर जाती है।
20 लाख रुपीज ओनली, समझ रहे हो, 20 लाख रुपीज ओनली क्रॉस कर जाती है लेने में, देने की बात नहीं कर रहे, लेने में। तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सर लेकिन हम तो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन दे रहे हैं तो उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, हमें तो यूएसडी में पेमेंट आ रहा है। भैया रुको रुको, जीएसटी लगता नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको एस्क्रो अकाउंट खुलाना पड़ेगा और आपको उसकी रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी, आपको बिल बनाना पड़ेगा, बिल के अगेंस्ट में आपको रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी। फिर से वहीं आ जाते हैं, अगर हमारे पास ये बिल अवेलेबल है, अगर प्रॉप फर्म हमें बिल दे रही है, हमें रिसिप्ट दे रही है, हमें स्टेटमेंट दे रही है कि मैंने आपको इतना पैसा दिया है और ये रिसर्च एनालिस्ट फीस के तौर पे दिया है, वायर ट्रांसफर से दिया है, यूएसडीटी से दिया है, तो हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में रजिस्टर्ड करेंगे और इसके ऊपर जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग तो करेंगे, रिटर्न फाइलिंग तो करेंगे, कंप्लायंस तो करेंगे, लेकिन टैक्स हम जमा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बिल अवेलेबल नहीं है, सर आप तो बार बार बिल 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 कर रहे हो, बिल तो हमें देना है ना सेल्स का, हाँ आपको देना है, रिसीव करवा दो उसको। आप बोलो अपनी प्रॉफर्म से रिसीव करके दे, नहीं देगी। आप बोलो ना अपनी प्रॉफर्म को कि तूने जो मेरे को पेमेंट करी उसकी रिसिप्ट दे दे, कि रिसिप्ट कटती है ना, जब आप कहीं जाते हो आपको रिसिप्ट मिलती है ना, वो रिसिप्ट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये 18% जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। चाहे आपने वायर ट्रांसफर से लिया हो, चाहे आपने यूएसडीटी रूट से लिया हो, चाहे आपने क्रिप्टो रूट से लिया हो, चाहे आपने इधर से उधर, उधर 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 से उधर घुमा के लिया हो, यहां से यहां ले गया, यहां से यहां ले गया, यहां से यहां ले गया और यहां से यहां ले गया, कुछ भी कर लो, ये एप्लीकेबल है। तो भैया जो लेना सोच समझ के लेना, जो करना सोच समझ के करना, जो देखना सोच समझ के देखना। ऑप्शन नंबर 3, एफिलिएट कमा रहा हूं, बिजनेस कमा रहा हूं और या सैलरी ला रहा हूं, तीनों सिनेरियो में सेम जगह पे आप आके खड़े हो, चाहे ये एफिलिएट हो चाहे ये सैलरी हो, अगर आपके पास ये रिसिप्ट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे नॉर्मल में चले जाओगे, बिजनेस में जो नॉर्मल उसका क्राइटेरिया है उसमें टैक्स जमा करोगे। अगर रिसिप्ट अवेलेबल नहीं तो पूरा आपको नॉर्मल मानना पड़ेगा जो हम आपको बता रहे हैं। ये है पूरा टैक्सेशन एस्पेक्ट। आशा करता हूँ अब टैक्स की क्वेरी नहीं रहेगी। अभी भी कोई टैक्स की क्वेरी हो नीचे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में मुझे बता के जरूर जाना कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस टॉपिक रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए या ये वीडियो को मैं यूट्यूब से हटा दूं। अगर इस वीडियो पे मुझे कमेंट नहीं मिले कि ये वीडियो अच्छा है तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही।